वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। प्रीवियस वीडियो में हमने सीक्वेंस की लिमिट के बारे में देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और साथ में ही हमने उसकी एक एप्सिलॉन डेफिनेशन भी देखी थी। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस में जो एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है वो कैसे वर्क करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो लिमिट का क्या मतलब होता है। जब भी हम किसी सीक्वेंस की लिमिट की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि क्या उस लिमिट का कोई एंड है, वो लिमिट की कोई लास्ट में कहीं कोई पॉइंट है जहाँ पर उसकी जो ये जर्नी है, आप ऐसे कहते हैं सीक्वेंस के टर्म्स A1 A2 A3 A4 AN और सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं टर्म। तो क्या ये सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं किसी फिक्स पॉइंट की तरफ जाके इनकी जो जर्नी है या जो इनका स्कैटरिंग है, जो इनका फैलाव है इन नंबर्स का, वो कहीं पे जाके ख़त्म होता है। तो जहाँ पे वो ख़त्म, मान लीजिए L की तरफ ख़त्म हो रहा है, तो हम लिमिट को इसी तरीके से लिखते हैं ना, AN लिमिट का या सीक्वेंस का nth टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया। फिर आप लिखते हैं कि अगर ये जो n है ये इनफाइनाइट की तरफ इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो क्या ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जा रहा है, क्या इसका एंड जो है सीक्वेंस का वो L की तरफ होगा, तब हम कहते हैं L जो है वो इस सीक्वेंस की लिमिट है, तो यही उसका एंड होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। आज हम ये जो डेफिनेशन है लिमिट वाली, ये वाली डेफिनेशन हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट आज का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जो एप्सिलॉन डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो कैसे काम करती है। तो पहले हम डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि AN बी अ सीक्वेंस एंड L बिलोंग्स टू R, देन AN बी अ सीक्वेंस, L कोई भी रियल नंबर होगा क्योंकि हम यहाँ पे रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर L इसकी लिमिट है तो हम कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, ये पूरी डेफिनेशन आपको पूरी बाय हार्ट होनी चाहिए। द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस AN इफ से स्टार्ट होता है, L इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस AN इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो कि डिपेंड करेगा किस पे, एप्सिलॉन पे, सच दैट AN माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी N इज ग्रेटर इज इक्वल टू M। तो बस ये डेफिनेशन होती है आपकी। ओके, तो अब आज हम बात कर लेते हैं कि हमने इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था कि अगर हम एप्सिलॉन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफिकली देखें क्या कहना चाहता है वो, तो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और इस पे सीक्वेंस को हमने देखा था ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ये आपका यहाँ पे आप नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं, जहाँ पे आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन आगे के टर्म्स आते जाते हैं। और यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे इस वाली लाइन में आप सीक्वेंस के टर्म्स को डिनोट करते हैं, जो कि वाई एक्सिस में आप डिनोट करेंगे। अब मान लीजिए सीक्वेंस की जो लिमिट है वो L है, तो L क्योंकि सीक्वेंस के टर्म्स वाई एक्सिस के हैं तो सीक्वेंस की लिमिट भी वाई एक्सिस पे डिनोट होगी, तो यहाँ पे डिनोट हो जाएगा, मान लीजिए ये L लिमिट है। ओके, तो सीधी सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस की लिमिट के एप्सिलॉन डेफिनेशन की, तो सिंपली ये कहता है कि कुछ ना कुछ एक M इस लाइन में एग्जिस्ट करेगा ही। ये मान लीजिए M नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे पहले के नंबर, M से पहले के नंबर जो सीक्वेंस के हैं वो कहीं पे ही स्कैटर्ड हो सकते हैं, किसी भी तरीके से स्कैटर्ड हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका जो टर्म है वो M के पास आएंगे सीक्वेंस के, उसके बाद के जितने भी टर्म्स होंगे वो इस लाइन के आसपास ही दिखेंगे। ठीक है, जितना क्लोज हो सकते हैं वो इस लाइन के आसपास ही दिखेंगे, उसमें ये बिखराव नहीं रह जाता। ठीक है, M के पहले बहुत ज़्यादा बिखराव हो सकता है, लेकिन M के बाद बिल्कुल L के पास ही रहेंगे वो सारे सीक्वेंस के नंबर, तो वही लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है आज आपका, मान लीजिए आपकी सीक्वेंस है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है AN से, और AN इज इक्वल टू 3N अपॉन N+3, ये आपकी सीक्वेंस है। ओके, तो पहले हम इसकी लिमिट देख लेते हैं, क्या है इसकी लिमिट। तो 3N अपॉन N+3 लिमिट कैसे निकाली जाती है, हमने अभी देखा था। लिमिट निकालने का तरीका होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे सीक्वेंस का nth टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, 3N अपॉन N+3, और आगे से आप यूज़ करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी।
अब लिमिट के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी इन्फिनिटी लगाएंगे, एन की जगह नीचे भी लगाएंगे, तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेसिकली 7 टाइप्स की होती हैं, और 7 टाइप्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपके सिलेबस में है, वो भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप इसमें या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, या फिर बेसिकली आप दोनों से एन कॉमन कर लीजिए और आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ऊपर से तो एन है ही, नीचे से अगर आप एन कॉमन करेंगे तो एन आ जाएगा बाहर, एन की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा एन, यानी कि 3/n कर लेंगे, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर से लिमिट लगाएंगे, तो ऊपर तो 3 है, नीचे 1 प्लस 3/∞, तो 1/∞ हमेशा इसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है, तो ये 0 बन जाएगा। तो टोटल आंसर कितना है 3, यानी जो इसकी लिमिट है एल वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, 3 तो इसकी लिमिट है। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, या सिंपल तरीका हो गया लिमिट निकालने का। आप समझते हैं एप्सिलॉन डेफिनेशन कैसे का क्या मतलब है, या वो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपने देखा एप्सिलॉन डेफिनेशन ये कहती है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि इसमें कोई भी जो सिंबल यूज़ हुआ है या जो भी आप बात कर रहे हैं वो कोई फालतू चीज़ नहीं है, सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं an-l का मॉड कितना होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप एप्सिलॉन खुद से चूज कर लीजिए। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आप कुछ भी नंबर ले लीजिए एप्सिलॉन, आपको उस एप्सिलॉन के लिए m मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप एप्सिलॉन अगर आप 1/2 ले लेते हैं तो आपके लिए m कुछ और हो जाएगा, आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 ले लेते हैं तो आपके लिए m चेंज हो जाएगा, और यही वैल्यू आपको अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपको m मिल सकता है तो उसकी लिमिट है, अदरवाइज वो उसकी लिमिट नहीं होगी। ओके, फिलहाल इस वीडियो में हम लिमिट की बात करेंगे, लिमिट नहीं होने वाला केस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हमने डायग्राम की हम बात कर रहे थे, तो डायग्राम में हम यही चीज़ कहना चाह रहे थे कि मान लीजिए आपने जो भी एप्सिलॉन लिया, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है कि एल, अभी हमने कहा था ना स्कैटर्ड होते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं सीक्वेंस की, मान लीजिए ये एल है आपका, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो सीक्वेंस की होती हैं वो सब स्कैटर्ड होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एम के बाद उसके बाद जो भी सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे वो आपके क्लोज टू एल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एम कैसे डिसाइड होगा, ये एम डिसाइड होता है कि आपको एल के कितने क्लोज करना है। ठीक है, यानी कि क्या एप्सिलॉन चूज करना है। तो अगर आपने एप्सिलॉन मान लीजिए इतना लिया है, तो डिस्टेंस तो आसपास की वैल्यूज़ देखेंगे, तो इसके हिसाब से अगर आपने ये वाली डिस्टेंस ली हुई है एप्सिलॉन, ये जो भी लिया है आपने, जो भी आप अभी कंसीडर करेंगे, मान लीजिए 1/2 ले लिया है आपने, तो 1/2 डिस्टेंस ऊपर नीचे, इस बीच में क्या m निकलेगा, जिसके बाद जो वैल्यूज़ है वो इसी बॉक्स के अंदर पड़ेंगी। अगर आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू मान लीजिए आपने क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कर दी, और नेक्स्ट उसमें आपने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 1/3 ले ली, तो 1/3 के लिए जो एप्सिलॉन की लिए जो m की वैल्यू होगी वो हो सकता है उससे पिछले वाले से चेंज हो, तो मान लीजिए 1/3 लिया है, तो हो सकता है आगे कहीं पे ऐसा नंबर आए जिसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो इसी बॉक्स के अंदर पड़ रही हों। ठीक है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे निकालनी है। ओके, तब स्टार्ट कर लेते हैं हमको निकालना कैसे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 ले लिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए जो डेफिनेशन होती है an-l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं आप, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। an की वैल्यू क्या थी 3n/n+3 थी शायद। ठीक है, n+3 थी, ये आपका nth टर्म हो गया सीक्वेंस का, माइनस लिमिट क्या है, लिमिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लिमिट कितनी आ रही है इसकी 3 आ रही है, 3 इसकी लिमिट हो गई। ये आपने एप्सिलॉन कितना लिया है 1/2। अब अगर इसकी लिमिट जो है वो 3 की तरफ को जा रही होगी, यानी सीक्वेंस की लिमिट अगर 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसके लिए आपको पता चल जाएगा कि इस एप्सिलॉन के लिए m की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यानी कि जब आप सीक्वेंस में ये डायग्राम बनाएंगे तो कितने नंबर के बाद, सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म के बाद कौन से टर्म्स के बाद ऐसा होगा कि आपका 3 क्योंकि लिमिट है, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 हो गई। ठीक है, किस सीक्वेंस के कौन से टर्म्स के बाद के जो टर्म्स हैं वो इसके 1/2 डिस्टेंस ऊपर
और 1/2 डिस्टेंस नीचे, इतनी वाली वैल्यू के अंदर ही सब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सारे टर्म्स इतने के ही अंदर आ जाएंगे। ऐसा कौन सा m होगा जिसके बाद ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक, तो वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। तो क्या आप ऐसा m ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते, तो उस चीज़ को आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम ले लीजिए। ये बनेगा आपका 3n माइनस n+3 ऊपर चला जाएगा तो 3n माइनस 9 बनेगा, अपॉन में n+3 आ जाएगा। यहाँ पे <1/2 चलता रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -9 अपॉन में n+3 का मॉड <1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस मॉड लगा हुआ है तो मॉड का तो मतलब ही होता है पॉजिटिव नंबर, तो <1/2 क्योंकि n तो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे n निकालने के लिए आपको पता है 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपका n+3 बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, आप 3 दोनों साइड से माइनस कर दीजिए तो ये 15 बन जाएगा और ये बन जाएगा n। तो इसमें क्या पता चला, आपने कहा भाई लिमिट, इस सीक्वेंस की लिमिट 3 है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हाफ से कम होनी चाहिए। जहाँ पे भी जो सीक्वेंस के टर्म है वो 3 से हाफ डिस्टेंस में ही रहने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा कौन सा m एग्जिस्ट करता है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि 15 से बड़े जितने भी n हैं, n मतलब नेचुरल नंबर, 15 से बड़े नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 16, 17, 18 ... इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सीक्वेंस में, आप अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हो रहा है कि जब आप सीक्वेंस के टर्म्स अगर आप बनाएंगे तो जब आप पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ऐसे करते करते 15th टर्म और 16th टर्म, 17th, 18th टर्म जो भी बनेंगे वो इस 3 के हाफ डिस्टेंस के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। ये हाफ डिस्टेंस ऊपर है, 0.5 डिस्टेंस। तो जब आप 16 या 16 के बाद वाले टर्म्स आएंगे वो सारे ही टर्म्स इसके अंदर ही होंगे, इसी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर ना यहाँ आएंगे ना यहाँ आएंगे। ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर ही इसके सारे टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। अब देख लिए 2-4 टर्म हम वैल्यूज़ भी निकाल के देख लेते हैं। 1-2 टर्म की वैल्यू निकालिए। 3n अपॉन में n+3, अगर मैंने n = 1 लगाया तो कितना बनेगा, 3/4, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4 ऑब्वियस सी बात है 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिए, यहाँ का ये आखिरी बिंदु, इसके जो एंड पॉइंट होंगे अगर आप इस नेबरहुड की बात करें तो वो क्या होगा, देखिए 3 + ½ करेंगे ऊपर वाले बिंदु के लिए तो 3 2 6 + 1 7, 7/2। 7/2 का मतलब होता है 2 3 6.5 और नीचे 3 - 1/2 करेंगे तो -5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0.75 कहाँ पे पड़ेगा, इस बॉक्स के बाहर है। ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर की बात कर रहे हैं। अब और दूसरा नंबर ले लीजिए, 2 लगा लीजिए तो 3 2 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। 3 2 6 अपॉन में 5, तो ये क्या बनेगा, 1.2 बनेगा। तो देखिए 1.2 भी इस बॉक्स के बाहर ही है, मतलब 3.5 और 2.5 के से इससे तो अभी नीचे ही चल रहा है। इसी तरीके से आप देख लिए, ऐसे करते करते अगर आप 15 पे भी चले जाइए। ठीक है, तो 15 के लिए अगर आप चेक करेंगे, मान लीजिए 3 के लिए भी कर लीजिए, 3n = 3 लगाएंगे तो 3 3 9, 3 3 6, तो ये कितना बनेगा, 3 3 9, 3 2 6, तो ये बनेगा आपका 1.5। तो 1.5 भी देखिए 2.5 से तो छोटा ही है, तो ये भी इसके नीचे रहेगा। 15 पे चेक कर लीजिए, n = 15 लगाएंगे तो कितना बनेगा, 45 अपॉन में, और ये बनेगा आपका 18। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो 15, 3 6 18, फिर 3 2 6, 3 5 15, तो ये देखिए क्या बन रहा है, 2.5। तो 2.5 तक पहुंचा है। ठीक है, 15 पे ठीक 2.5 पहुंचा है। अब आप देखिए मैजिक देखिएगा, 16 जैसे ही लगाएंगे आप, 16 लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3 × 16 / 16 + 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 16 3 48, 16 3 यहाँ पे 19 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो आपको मिलेगा 2.526। 2.526 कहाँ पे आएगा, ये 2.5 है
ओके, तो आपका 2.56 कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, यानी कि आप इस वाले ब्रैकेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, आपकी वैल्यू यहाँ पे बनेगी। इसी तरीके से जैसे जैसे वैल्यूज लगाओगे आपकी सब वैल्यू अब इसके अंदर ही आएंगी, इसके बाहर आप नहीं जाओगे कभी भी। तो n इक्वल, अगर आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ली है तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक, अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के लिए। अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज करिए आपने 1/3 ले ली होती, तब कितने आएगी, क्या 16 ही आएगी या 16 से कम ज़्यादा आएगी, कि आएगी भी कि नहीं आएगी, दोनों चीज़ चेक कर लेते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे आप, यहाँ पे 3n अपॉन में n+3 लगाएंगे, माइनस लिमिट लगाएंगे यहाँ पे लेस देन, अब की बार एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 है तो ये लगा लेंगे। अब इसको चेक करिए, 3n माइनस 3n माइनस 9 डिवाइडेड बाई n+3 करेंगे, लेस देन 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/n+3 बनेगा, लेस देन 1/3 बनेगा, 27 और n+3 हो जाएगा, ये बनेगा 24 और n आ जाएगा। तो क्या पता चल रहा है कि जब भी n की वैल्यू 24 से बड़ी होगी ये वाली चीज़ सही होगी, क्योंकि आपने ये वाली वैल्यू यहीं से इसी इनइक्वालिटी से निकाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू 25, 26, 27 जब आप इससे बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि ये वाले टर्म A25, A26, A27 सो ऑन, ये वाले जो टर्म्स होंगे वो हमेशा इसके आसपास ही घूमेंगे। ठीक है, अब इसको पिक्चर में समझ लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ये हो गया, यहाँ पे आपके टर्म्स आएंगे 1 2 3 सो ऑन, यहाँ पे कहीं पे 17th टर्म, 18th टर्म, 19th सो ऑन करके यहाँ पे कहीं पे 24, 25, 26, 27। ठीक है, ऐसे टर्म्स आएंगे। ये लिमिट तो आपकी 3 है। अब की बार एप्सिलॉन कितना है, 1/3 ऊपर, मतलब और नैरो कर दिया आपने। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए तो 3 से ऊपर करेंगे 1/3 तो कितना बनेगा, वैसे भी ये तो 0.33 होता है, तो ये बनेगा आपके पास 3.333। और नीचे वाला कितना बनेगा, 3 माइनस 1/3 करेंगे तो 3 3 × 9 माइनस 1/3 2.667 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.667 वाली बाउंड्री। ठीक है, यानी कि जो लिमिट सीक्वेंस के नंबर्स होंगे किसके बाद, 25 से ऊपर के जितने भी नंबर होंगे यहाँ से, वो इसी बाउंड्री के अंदर ही सबके सब लाई करेंगे। तो बाकी तो हम देख चुके हैं कि बाकी सब तो कितना कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, बाकी हम देख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कह दिया 19th वाला टर्म निकालना है। ठीक है, A19 आपको निकालना है, तो A19 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 19 अपॉन में 19 + 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.59। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 2.59। तो 19 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो 59 कहाँ पड़ेगा, इसके नीचे ही पड़ेगा, इस वाले बॉक्स के। अब इसी तरीके से एक और वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए आपने A23 निकाल लिया। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 3 × यहाँ पे आ जाएगा 24 अपॉन में 23 पे निकाल रहे हैं वैल्यू, तो n की जगह आप 23 लगाएंगे, 3 × 23 अपॉन में 23 + 3। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी, 2.65। देख सकते हैं ये 23 पे भी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे कहीं पे 23 वाला टर्म जो आएगा उसकी वैल्यू भी इस बॉक्स से नीचे ही रहेगी। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो इनइक्वलिटी है वो क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो मान लीजिए 20, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमने जब हम 15 पे वैल्यू हमने निकाली थी, आपका 15 आया था, 15 पे जब वैल्यू हमने निकाली थी तो एग्जैक्टली 2.5 आ रही थी, इसके बराबर। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली लेस देन करना है। ठीक है, तो यानी कि ये इसके अंदर आ जाना चाहिए, इसी वजह से 15 से बड़ी वाली वैल्यू हमने कंसिडर करी है। उसी तरीके से यहाँ पे 24 से बड़ी वाली वैल्यू, और आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए 2.66 से अंदर की होनी चाहिए, 2.66 भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, यानी कि ये बाउंड्री पर भी नहीं, इनके बीचों बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एप्सिलॉन में क्या किया हमने। एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 के लिए m की वैल्यू आ गई 15 से ऊपर वाले जितने भी थे उसके सीक्वेंस के टर्म इस बाउंड्री के अंदर आएंगे। लेकिन जैसे ही आपने एप्सिलॉन चेंज कर दिया आपका m भी चेंज हो गया। तो इससे तो ये क्लियर हो गया जो हम यहाँ पे बात कह रहे थे कि जो एप्सिलॉन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, m पे। जो m की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है, यानी कि एप्सिलॉन आप चेंज करेंगे आपकी m की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन लिमिट के लिए मतलब ये होता है कि हर एप्सिलॉन के लिए m की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, ऐसा कोई भी एप्सिलॉन अगर आप ढूंढ लेते हैं जिसके लिए m की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप कहेंगे कि उसकी वो लिमिट नहीं है। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आपके लिए एक होमवर्क
है, अगर आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/5 ले लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, तब आप m की वैल्यू नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लग रही है वीडियोस में और किस में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।